हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका फंडामेंटल राइट। यानी जो आपका फंडामेंटल राइट है, यानी जो हमारा मौलिक अधिकार है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हम लोग क्या करेंगे, आज बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट को स्टार्ट करने से पहले सबसे हमारा एक सवाल आता है कि आखिर हमारे मतलब एक डेमोक्रेसी कंट्री के लिए ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, यह मौलिक अधिकार हमारे लिए ज़रूरी क्यों होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूँ कि why do we need a fundamental right for democracy country for democracy कंट्री। ठीक है, यानी हमने आपसे पूछा कि हमारे एक लोकतांत्रिक देश के लिए ये जो हमारे फंडामेंटल राइट है, यह ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले इसे समझ लेते हैं, फिर आपके मौलिक अधिकार के टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, देखिए, तो आपके एक सबसे पहले तो आपको एक वर्ड समझना होगा जो कि हमारा क्या है, डेमोक्रेसी। यानी डेमोक्रेसी, यानी सबसे पहले आपको क्या समझना होगा कि हमारे एक लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। हमने आपसे पूछा क्या है कि आखिर हमारे एक लोकतांत्रिक देश के लिए हमारे फंडामेंटल राइट ज़रूरी क्यों होता है। तो सबसे पहले आपको क्या समझना होगा, डेमोक्रेसी का मतलब समझना होगा। तो आपको बता दें, यानी हम आपको बता दें कि आपके डेमोक्रेसी का मेन मतलब ही क्या होता है, लोगों का शासन। और लोगों का शासन केवल जनता द्वारा चुनी गई सरकार का होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी तो है, बट क्या है, आपका सफिशिएंट नहीं है। जब तक कि क्या है, जो हमारी संस्थाएं हैं, संस्थाएं कौन कौन सी, आपकी कार्यपालिका हो गई, विधायिका हो गई, न्यायपालिका हो गई, ये लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं करती है, तब तक एक सफल डेमोक्रेसी नहीं माना जाता है। और एक लोकतंत्र को सफल तब तक माना जाएगा जब आप व्यक्ति को क्या करते हैं, कुछ न कुछ अधिकार देते हैं सरकार के विरुद्ध में। ये जो हमारे फंडामेंटल राइट है, ये कम से कम हमारे व्यक्ति के विकास के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमने आपको क्या बताया कि हमारे फंडामेंटल राइट एक डेमोक्रेसी कंट्री के लिए ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं वह आपके व्यक्ति के विकास के लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और सरकार के विरुद्ध में हमें क्या करना है, अपने भारत के नागरिकों को कुछ अधिकार भी देना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि हमारे डेमोक्रेसी का मेन मतलब क्या होता है, लोगों का शासन। ठीक है, यहाँ पर अगर हम आपको बताएं कि डेमोक्रेसी का मेन मतलब क्या होता है, आपके लोगों का शासन। लोगों का शासन। ठीक है, हमने क्या कहा कि डेमोक्रेसी का मेन मतलब ही क्या होता है, लोगों का शासन। और यह लोगों का शासन कैसे हो सकता है, एक तो आपका अप्रत्यक्ष, यानी एक आपका प्रत्यक्ष तरीके से हो सकता है और एक आपका अप्रत्यक्ष तरीके से हो सकता है। यानी एक आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और एक आपका क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम लोग क्या करते हैं, कुछ अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं अपने, यानी प्रतिनिधि को चुनते हैं। और वही क्या करते हैं, आपके लॉ मेकिंग का क्या करते हैं, काम करते हैं। वही क्या करते हैं, आपके लिए लॉ मेकिंग का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि मैम हमारे डेमोक्रेसी का मेन मतलब क्या होता है, लोगों का शासन। और लोगों का शासन केवल जनता द्वारा चुनी गई सरकार का होना जरूरी नहीं है, जब तक कि जो हमारी संस्थाएं हैं, तो हमने आपको बताया कि हमारी संस्थाएं कौन कौन सी होगी। तो आपकी संस्थाओं में हो जाएगी न्यायपालिका, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, न्यायपालिका, फिर हमारी क्या हो जाएगी, विधायिका हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी हमारी कार्यपालिका। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि लोकतंत्र का मेन मतलब क्या होता है,
लोगों का शासन। और लोगों का शासन कितने तरह से हो सकता है मैम? दो तरह से। एक प्रत्यक्ष हमारा लोकतंत्र होता है और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। तो अगर हम भारत में बात करें तो आपके भारत में क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्यों? क्योंकि जो हमारे देश की जनता है वह खुद कानून नहीं बनाती है, वह क्या करती है? कुछ रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है और वही रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं? लॉ मेकिंग का काम करते हैं। फिर हमने कहा कि एक सफल डेमोक्रेसी तब माना जाएगा जब जो हमारी संस्थाएं हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, यह क्या करे? आपके लोकतांत्रिक तरीके से काम करे, तभी क्या होगा? एक सफल डेमोक्रेसी माना जाएगा। और हमने कहा कि लोकतंत्र का मतलब कुछ हमें लोगों को अधिकार देना है। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने कहाँ? फंडामेंटल राइट पे। ठीक है, तो आपको देखना है कि अब हमारा जो फंडामेंटल राइट है वह संविधान के किस भाग में है और आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है, वो सारी बातें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, अपना कुछ बातें लिख लेते हैं कि यह हमारे संविधान के किस भाग में है और आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ है और आपके फंडामेंटल राइट को किस देश से लिया गया है। तो जो आपके मौलिक अधिकार है इसको अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो देखिए भाग की अगर मैं बात करूँ, आपका भाग कौन सा हो जाएगा? तो भाग हो जाएगा हमारा 3। अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूं, आर्टिकल्स हो जाएगा हमारा 12, मतलब 12 से लेके 35 तक, यानी 12 to 35। और अगर मैं ये हो गया। ठीक है, यानी फंडामेंटल राइट भाग आपके 3 में पढ़ना है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक पढ़ना है। अब आपको समझना है कि जो हमारा मूल संविधान था, यानी जब हमारा संविधान स्टार्टिंग में बना था, तो आपके मूल संविधान में 7 तरह के फंडामेंटल राइट थे। लेकिन अब वर्तमान में क्या हो गया है? 6 फंडामेंटल राइट बच गया है। एक जो आपका संपत्ति का अधिकार था, उससे हमने मौलिक अधिकार से हटा के क्या किया है? कानूनी अधिकार बना दिया है। ठीक है, तो वो सारी बातें लिखते हैं और हमारे कितने तरह के मौलिक अधिकार होते हैं और सारे मौलिक अधिकारों को क्या करेंगे? डिटेल में बहुत अच्छे से क्या करेंगे? समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे आपको लिखना क्या है कि मूल संविधान में ये 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में कितने हो गए हैं? आपके 6 मौलिक अधिकार हो गए हैं। यानी हमने कहा कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार है। आपके संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर क्या कर दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए संपत्ति के अधिकार को अब आपसे संशोधन पूछेगा तो संशोधन हमारा कौन सा हो जाएगा? संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन के तहत, यहाँ पे हमें यही पेन लेना है। ठीक है, के तहत 1978 में देखिए हमने क्या कहा कि आपके मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में
1978 में इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया ठीक है, बना दिया गया। अब आपसे कोई पूछेगा कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार है वह कितने आर्टिकल्स में रख दिया गया है, तो आपके अगर आर्टिकल्स की बात करें तो वह आर्टिकल हो जाएगा, आर्टिकल आपका 300A में रख दिया गया है। तो क्या हमारे संपत्ति के अधिकार को, तो ये बात आपको समझ में आ गया, कि जो हमारे फंडामेंटल राइट है, यानी हमारे मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो मैम 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हो गए हैं। 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में हमने संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया, मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया। अब आपसे बताएंगे कि क्यों आपके संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटा के मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, जब आगे इस पर आएंगे तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने 6 मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं कि जो हमारे 6 मौलिक अधिकार है उनके बारे में क्या क्या बातें बोली गई है, मतलब कौन कौन से हमारे मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो देखिए आपका पहला मौलिक अधिकार क्या है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है, तो आपके 14 से लेके 18 तक, यानी जो हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट है वह क्या है, राइट टू इक्वालिटी। समानता के अधिकार में हम लोग 14 से लेकर 18 तक क्या करेंगे, केवल समानता की बात करेंगे, यानी इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। और फिर जो हमारा सेकंड फंडामेंटल राइट आता है वह क्या आता है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम। 19 से लेके हमें 22 तक पढ़ना है अपने स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड फंडामेंटल राइट आता है वह क्या आता है, आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, हम लोग इसको किस में पढ़ेंगे, 23 से लेके 24 तक हम लोग क्या पढ़ेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ेंगे। ठीक है, फिर जो हमारा चौथे नंबर का फंडामेंटल राइट आता है वह क्या आता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, तो मैम हमारा 25 से लेके 28 तक ये हमें पढ़ना है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये सारे आर्टिकल्स क्यों जोड़े, मतलब क्यों फंडामेंटल राइट जोड़े गए हैं, बनाए गए हैं, वो बनाने के पीछे का कारण भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, फिर जो हमारा 5वां फंडामेंटल राइट आ जाता है वह क्या आ जाता है, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। संस्कृति का अधिकार आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, तो 29 से लेके हमें 30 तक पढ़ना है। हमारे जो देश में माइनॉरिटी में जो पीपल्स हैं उनके लिए शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार होगा, वह किस आर्टिकल्स में लिखा गया है, 29 से लेके 30 तक, और 5वां फंडामेंटल राइट है। ठीक है, 6वां हमारा फंडामेंटल राइट क्या आ जाता है, आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों
उपचारों का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल हमारा कौन सा हो जाएगा? तो आर्टिकल हो जाएगा हमारा 32 आर्टिकल 32। 31 में हमारा क्या था? संपत्ति का अधिकार था, उसे हमने क्या कर दिया है? आपके मौलिक अधिकार से हटा के क्या कर दिया है? कानूनी अधिकार बना दिया है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? आपके 6 फंडामेंटल राइट हो गए। पहला क्या हो गया? आपके समानता का अधिकार। दूसरा क्या हो गया? स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से 22 शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 से 24 ये सारी आर्टिकल्स हमने मतलब फंडामेंटल राइट को देख लिया। ठीक है, जो हमारा आज फंडामेंटल राइट पढ़ने वाले हैं हम लोग, वह क्या पढ़ेंगे? राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार। 14 से लेकर 18 तक हम लोग अपने फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला आर्टिकल यानी जो हमारा पहला फंडामेंटल राइट है वह क्या है, उसे स्टार्ट करते हैं। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है? तो मैम हमें पढ़ना है 14 से लेके 18 तक हमें क्या पढ़ना है? तो अपने समानता के अधिकार के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यानी समानता। आपको अभी लगता होगा कि ये जो हमारा इक्वालिटी है, अभी हमारे समानता की ज़रूरत क्या है? आपको अभी तो क्या हो रहा होगा ना, अभी समानताएं आपको कहीं ज़्यादा नहीं दिख रही होगी, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय पे हम लोग ना बहुत ज़्यादा असमानता देख रहे थे लोगों के बीच में। ठीक है, भेदभाव देख रहे थे, तो उन्हीं को देखकर और उनको दूर करने के लिए हमारे संविधान में क्या किया गया? आपके समानता का अधिकार जोड़ा गया। तो देखिए, अब समानता को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं ना, एक आपको बात मैं समझा रही हूँ। वो बात क्या है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इन इक्वालिटी यानी सबसे पहले हमें असमानता को समझना है। ठीक है, यानी इन इक्वालिटी। अगर मैं इन इक्वालिटी की बात करती हूँ तो जो आपका इन इक्वालिटी होता है यह 2 तरह का होता है। एक तो आपका नेचुरल, एक आपका होता है नेचुरल इनइक्वालिटी, एक आपका क्या होता है? नेचुरल इनइक्वालिटी होता है। और दूसरा क्या होता है? सोशल इनइक्वालिटी। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जो आपकी इन इक्वालिटी होती है, मैंने इन इक्वालिटी का स्पेलिंग गलती लिखा है। ठीक है, 1 मिनट। हमने क्या कहा? इन इक्वालिटी मैंने सही लिखा था, फिर मेरे को कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, सोशल इनइक्वालिटी। ठीक है, तो देखिए हमने क्या कहा कि जो आपकी असमानताएं होती है वह 2 तरह की होती है। एक तो क्या होता है? आपका नेचुरल इनइक्वालिटी होता है, और दूसरा क्या होता है? आपका सोशल इनइक्वालिटी होता है। नेचुरल इनइक्वालिटी कैसा होता है? यानी आपका नेचुरल इनइक्वालिटी कैसा होता है? यह आपका एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन जो हमारा सोशल इनइक्वालिटी होता है, यानी जो हमारी सामाजिक असमानताएं होती है, वह क्या होता है? आपका एक्सेप्टेबल नहीं होता है। यानी इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट एक्सेप्टेबल। अभी मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो देखिए सॉरी, तो देखिए हमने क्या कहा कि जो इनइक्वालिटी है यानी जो असमानताएं हैं वह 2 तरह की होती है। एक आपका होता है नेचुरल इनइक्वालिटी, दूसरा होता है आपका सोशल इनइक्वालिटी। प्राकृतिक असमानता का मतलब क्या होता है? देखिए जैसे होता है क्या ना कि कोई व्यक्ति है, कोई लंबा हो सकता है, कोई हाइट में छोटा हो सकता है, तो हम ये बात नहीं बोल सकते ना कि समानता लाने के लिए कि तुम लंबे हो तो तुम भी क्या हो जाओ? छोटे हो जाओ। मान लीजिए कोई गोरा है,
कोई काला है तो हम ये नहीं बोल सकते हैं समानता लाने के लिए कि सारे व्यक्ति आज से काले होंगे और नहीं तो सारे व्यक्ति आज से क्या होंगे, गोरे होंगे। तो ये जो हमारा इनइक्वालिटी है वह क्या है, नेचुरल है, यानी ये नेचुरल इनइक्वालिटी है, इसे क्या कर सकता है, कोई दूर नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम सोशल इनइक्वालिटी की बात करते हैं यानी सामाजिक असमानता की, तो यह क्या होता है, जैसे सामाजिक असमानता की मैं अगर बात करूं तो जैसे क्या होता है, आपके फीमेल और मेल में, आपके मेल और फीमेल में क्या होता है, देखो मेल और हमारे फीमेल में क्या होता है, आपके जेंडर के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पर क्या होता है, आपके हमारे यहाँ पे सामाजिक असमानताएं होती है। कैसे, जैसे अब शुरू से ना यह परंपरा चली आ रही है कि जो हमारी महिलाएं होती है वह घर का सारा काम करेगी और जो पुरुष होता है वह तो बाहर का काम करेगा, वो पूरा महान होता है। और जो महिलाएं होती है वह थोड़ा सा सेंसिटिव होती है, इमोशनल होती है, हर बात में रोने लगती है। तो क्या ऐसी जो असमानताएँ हैं ये हमें तो भगवान ने सर्टिफिकेट बना के दिया नहीं था कि जो महिलाएं हैं वो घर का काम करेगी और जो पुरुष है वो बाहर का काम करेगा। ये सारी असमानताएं हमने कहाँ क्रिएट किया है, तो हमारे पृथ्वी पर, यानी हमने अपने समाज में ऐसा एक सोच विचारधारा को विकसित कर दिया है कि जो महिलाएं हैं वो तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और जो पुरुष होता है वो कभी रोता नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा, जेंडर के बेसिस पे क्या हो गया, असमानताएं हो गई, यानी सोशल इनइक्वालिटी हो गई। तो ये जो आपका सोशल इनइक्वालिटी है इसे क्या किया जा सकता है, एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो हमारा नेचुरल इनइक्वालिटी है यानी जो प्राकृतिक असमानता है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया कि जो हमारी असमानताएं होती है मैम दो तरह की होती है। पहला क्या है, नेचुरल इनइक्वालिटी, दूसरा क्या है, सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा नेचुरल इनइक्वालिटी होता है उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हमें अपने इस बुक में यही पढ़ना है कि किन आधारों पे, किन किन बातों में बोला गया है कि जो हमारी देश की जनता है वह लोगों के साथ भेदभाव नहीं करेगी। वही हम लोग अपने समानता के अधिकार में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपके समानता का अधिकार है तो इसमें सबसे पहले जो हमारा आर्टिकल आता है वह क्या आता है, आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 को हम लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे से और डिटेल में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और इसके जो भी अपवाद हैं यानी जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे आपका यूपीएससी 2025 का एग्जाम 25 मई को हुआ है, तो वहाँ पर इतना इजी क्वेश्चन आया है पॉलिटी का कि अगर आप लोग जाके देखेंगे और आप लोग एम लक्ष्मीकांत बुक को फॉलो कर रहे हैं तो आपका जो एग्जाम है बहुत आसानी से क्या हो सकता है, मतलब क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपका पहला अधिकार है वह क्या है, समानता का अधिकार, जिसमें हमें आर्टिकल 14 को पढ़ना है। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, ये थोड़ा सा इसको मैं ऐसे लिख लूँ। ठीक है, आर्टिकल 14, पहले मैं इसका लैंग्वेज लिख रही हूँ फिर आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो आपसे आर्टिकल 14 में बोला गया है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के सामने सभी बराबर होंगे। ठीक है, बराबर होंगे। यह व्यवस्था ब्रिटेन से लाया गया है, ब्रिटेन से लाया गया है तथा कानून का समान संरक्षण, यह व्यवस्था कहाँ से लाया गया है, एक मिनट। तो देखिए जो आपका पहला फंडामेंटल राइट है वह क्या, आपके समानता का अधिकार है। सॉरी, बीच में आपका आवाज़ कट गया होगा। ठीक है, और उसमें से जो हमारा पहला हम लोग आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं जो कि आर्टिकल 14 है, इसमें बोला गया है विधि के समक्ष समानता
अर्थात कानून के सामने सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। और यह व्यवस्था कहाँ से लाया गया है, आपके ब्रिटेन से लाया गया है। तथा और इसमें आगे क्या बात बताई गई है, तथा कानून का समान संरक्षण यह व्यवस्था अमेरिका से लाया गया है। यह व्यवस्था अमेरिका से लाया गया है। ठीक है, तो देखिए आपके आर्टिकल 14 में क्या बोला गया है, उसे थोड़ा सा हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से समझना है। बोला गया है आपके विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सभी लोग क्या होंगे, बराबर होंगे। कोई व्यक्ति बड़ा है, छोटा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कैसा है, लेकिन कानून के सामने सभी लोग क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सभी लोग क्या होंगे, बराबर होंगे। इस व्यवस्था को हमने लाया कहाँ से है, इस व्यवस्था को हमने ब्रिटेन से लाया है। फिर इसमें सेकंड बात क्या बताया गया है, तथा कानून का समान संरक्षण यह व्यवस्था आपके अमेरिका से लाया गया है। ठीक है, तो 14 आर्टिकल हमारा क्या बोलता है, विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सभी लोग क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आपके विधि के समक्ष समानता के अंतर्गत 3 बातों को शामिल किया गया है, उसे हमें क्या करना है, थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा, विधि के समक्ष समानता के अंतर्गत, विधि के समक्ष समानता के अंतर्गत, समानता के अंतर्गत 3 बातों को शामिल किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, यानी हमने क्या कहा कि जब हमने बता दिया कि कानून के सामने सभी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी विधि के समक्ष समानता का अधिकार, तो इसमें हमने 3 बातों को रखा है। पहला बात क्या है कि किसी विशेष व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, यानी कोई व्यक्ति विशेष है तो उसके लिए कोई विशेष कानून नहीं होगा। ठीक है, पहली बात ये रखी गई है। तो यहाँ पे लिखना है, किसी विशेष व्यक्ति के पक्ष में, किसी विशेष व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। ठीक है, यानी आपसे क्या बोला गया है, जो एक पहला बात बोला गया है क्या है कि किसी विशेष व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, यानी जैसे कोई हमारे देश में अंबानी है, रतन टाटा तो अब नहीं रहे हैं, अंबानी है, अडानी है, तो उनके लिए जो कानून है, कोई विशेष कानून नहीं बनाया गया कि हाँ आप इतने अमीर हैं, देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, तो आपके लिए कोई कानून नहीं, मतलब आप पर कोई रूल नहीं अप्लाई होगा, कोई आपको सज़ा नहीं दिलाएगा, वो सारी बातें क्या होगी, उन पर भी लागू होगी। ठीक है, तो वही बात आपसे बोला गया है कि किसी विशेष व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति है। दूसरा बात इसमें क्या बोला गया है, साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत, साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी को समान अधिकार, ठीक है, समान अधिकार।
तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, दूसरी बात क्या बोली गई है, साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी को क्या है, समान अधिकार है। और जो इसमें तीसरी बात बोली गई है, जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, कि कोई भी व्यक्ति कानून के क्या है, ऊपर नहीं है। नो वन कैन एबव द लॉ, ठीक है। यानी कोई भी जो हमारे देश का व्यक्ति है वह क्या होगा, आपके कानून के ऊपर नहीं होगा। तो तीसरी बात इसमें ये बोली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, कोई व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं होगा, ठीक है। तो ये है हमारा आर्टिकल 14। यानी आर्टिकल 14 में ये सारी बातें आपसे बताई गई है, क्या कि आपके विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। यह व्यवस्था हमने लाया कहाँ से, आपके ब्रिटेन से लाया। तथा फिर हमने क्या बताया, तथा कानून का समान संरक्षण, यह व्यवस्था हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। तो हमने कहा है कि आपके विधि के समक्ष समानता में हमने 3 बातों को शामिल किया, जिसमें से पहली बात क्या है कि किसी विशेष व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। यानी कोई व्यक्ति हमारे देश में अमीर है तो उसके लिए कोई अलग से कानून नहीं होगा, जो सारा कानून सभी आम जनता के लिए है उसके लिए भी होगा, ठीक है। फिर दूसरी बात हमने क्या बोला, साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी को समान अधिकार होगा। तीसरी बात हमने कहा कि कोई भी व्यक्ति क्या होगा, कानून के ऊपर नहीं होगा। नो वन कैन एबव द लॉ, कोई भी व्यक्ति कानून के क्या है, नीचे ही है, कोई ऊपर नहीं है उसके, ठीक है। तो देखिए ये तो हमारे समानता के अधिकार में ये सारी बातें बोली गई है। फिर लेकिन हमने आपको स्टार्टिंग में ही क्या बताया कि समानता के अधिकार के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे आपके राष्ट्रपति से संबंधित, आपके राज्यपाल से संबंधित कुछ क्या है, अपवाद है। और इन्हीं अपवादों से आपके यूपीएससी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, एकदम बिल्कुल एक्सेप्शन को ही उठाकर स्टेटमेंट में रख दिया कि ये सही है कि गलत है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि समानता का नियम हमारा पूर्ण नहीं है, इसके कुछ अपवाद है। यहाँ पे लिखिए, समानता का नियम पूर्ण नहीं है, इसके कुछ अपवाद हैं। अब वो एक्सेप्शन क्या क्या है, उन्हीं अपवादों को हमें क्या करना है, देखना है। तो देखिए जो पहला अपवाद है वह आपके आर्टिकल 361 में बोला गया है। देखिए यहाँ पे लिखिए, जितने भी हमारे एक्सेप्शन है उनको हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट बनाकर ऐसे लिख लेंगे। और आपके एग्जाम के लिए भी क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए पहला बात क्या होगा कि हमारे राष्ट्रपति या राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान, पहले मैं लैंग्वेज लिख ले रही हूँ, ठीक है, अपने कार्यकाल के दौरान की गई कार्यवाही या लिए गए निर्णय के प्रति किसी भी देश के न्यायालय में क्या होंगे, जवाबदेह नहीं होंगे। राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान की गई कार्यवाही या लिए गए किसी भी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे, ठीक है। जवाबदेह नहीं होंगे। तो देखिए आपसे पहला बात क्या बोला गया है
कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं और जो हमारे राज्यपाल हैं वो अपने कार्यकाल के दौरान, यानी जब तक वो अपने पद पर बने हैं, वो कोई भी निर्णय लेते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, उसके लिए उन्हें क्या करना होगा, न्यायालय में जवाबदेहिता को सुनिश्चित नहीं करना होगा कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं, हमें जाके न्यायालय से पूछना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यह क्या हो जाता है, यह एक आपका एक्सेप्शन हो जाता है, यानी अपवाद हो जाता है। क्या कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं, जो कि हमारे हेड ऑफ नेशन होते हैं, ठीक है, जो राष्ट्रपति हैं या राज्यपाल हैं, अपने कार्यकाल के दौरान की गई कार्यवाही या लिए गए किसी भी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में क्या होंगे, जवाबदेह नहीं होंगे। और ये आपके यूपीएससी 2025 में क्या है, कल ही जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको स्टार मार्क लगा लेना है कि ये जो हमारा पॉइंट है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर जो हमारा सेकंड बात इसमें बोला गया है, सेकंड बात क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के उनके कार्यकाल के दौरान हमारे किसी भी न्यायालय में कोई दांडिक कार्यवाही नहीं चलाया जाएगा, गिरफ्तारी या करवास की प्रक्रिया नहीं चलाई जाएगी और उन पर दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। और ये भी लाइन आपसे सीधे कल के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान देश के किसी भी न्यायालय में किसी भी न्यायालय में, ठीक है, किसी भी न्यायालय में कोई दांडिक कार्यवाही या दीवानी मुकदमा या गिरफ्तारी या करवास की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं किया जाएगा, या गिरफ्तारी या कारावास यानी गिरफ्तार करने की जो प्रक्रिया होती है वो अभी उनके ऊपर नहीं चलाया जा सकता है। कब? जब तक कि वह अपने पद पर बने हैं, ठीक है। गिरफ्तारी या कारावास की कोई प्रक्रिया नहीं चलाया जा सकता है, कोई प्रक्रिया नहीं चलाया जा सकता है, नहीं चलाया जा सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। हमने एक्सेप्शन में यानी अपवाद में दो बातों को पढ़ा। पहला, राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान की गई किसी भी कार्यवाही या लिए गए किसी भी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। दूसरी बात हमने क्या कहा कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को अपने कार्यकाल के राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान देश के किसी भी न्यायालय में आपकी कोई भी दांडिक कार्यवाही नहीं चलाया जाएगा, दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, गिरफ्तारी या करवास की कोई प्रक्रिया नहीं चलाया जा सकता है। और ये भी बात क्या है, आपसे डायरेक्ट ऑप्शन में दे के पूछा गया है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब आपसे तीसरी बात क्या बोली गई है, जो कि क्या है, समानता के अधिकार का एक्सेप्शन माना जाता है, अपवाद माना जाता है। वह क्या है कि हमारे संसद के किसी भी सदस्य और हमारे विधानमंडल के किसी भी सदस्य द्वारा कही गई बात या दी गई मत के विरुद्ध में किसी भी न्यायालय में कोई प्रक्रिया नहीं चलाया जा सकता है। यानी जो हमारे सांसद है वह संसद में कुछ भी बोले, उनके विरुद्ध न्यायालय में किसी भी तरह की प्रक्रिया नहीं चलाया जा सकता है, वह संसद में कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप देखते भी हैं कि हमारे संसद में बहुत ज़्यादा क्या होता है, बड़ा बवाल होता है, क्योंकि उसके खिलाफ क्या किया जा सकता है, न्यायालय में किसी भी प्रकार की कोई दांडिक कोई कार्यवाही नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए सांसद क्या करते हैं, पार्लियामेंट में कुछ भी बोल जाते हैं। तो यहाँ पे लिखिए कि आपके संसद
संसद, और यहीं पे लिख लीजिए विधानमंडल, विधानमंडल के सदस्य द्वारा कही गई बात या दी गई मत के विरुद्ध न्यायालय में, यानी जो हमारी देश की जुडिशरी है, न्यायालय में कोई प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकती, कोई प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया, जो कि 3 हमारे क्या हैं, आपके अपवाद है। और भी कुछ छोटे छोटे अपवाद आपके बुक में दिया गया है, लेकिन उसको एक बार आप लोग एम लक्ष्मीकांत बुक में उसका क्या कर लीजिएगा, थोड़ा सा स्टेटमेंट देख लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट बातें थी हमने उसे क्या कर दिया है, लिख दिया है कि आपके समानता के अधिकार के क्या क्या अपवाद हैं, उन सारे अपवादों को हमने लिख लिया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने आर्टिकल 15 पे, कि आपके आर्टिकल 15 में क्या बोला गया है। तो देखिए, आर्टिकल 15 तो यहाँ पे आर्टिकल 15 में बोला गया है कुछ विभेद के आधारों पर प्रतिषेध, यानी कुछ विभेद के आधारों पर प्रतिषेध का मतलब क्या हो गया। अब इसी को हमें क्या करना है, अच्छे से समझना है कि आपके आर्टिकल 15 में क्या बोला गया है। कुछ विभेद के आधारों पर प्रतिषेध, यानी आप लोग देखते हैं कि जैसे आपका घर है, घर में अगर हमारे माँ यानी जो हमारी मम्मी है वो हमारे भाई बहन के बीच में ही क्या करती है, कुछ भेदभाव करने लगती है, तो हमें कितना बुरा लगता है। लेकिन वैसे ही अगर समाज में क्या होने लगे, हमारे साथ भेदभाव होने लगे, तो कितना खराब लगेगा। उसी बात को ध्यान में रखकर ये आपके आर्टिकल 15 को आपके संविधान में डाला गया है, और किन किन आधारों पर हमारे समाज में भेदभाव नहीं किया जा सकता है, वही बात आपके आर्टिकल 15 में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए अनुच्छेद 15(1) में यह बोला गया है कि राज्य, अब राज्य का मतलब क्या होता है, यूपी बिहार नहीं होता है। राज्य का मतलब होता है आपकी संसद आ जाती है, विधानमंडल आ जाती है, आपका पंचायत आ जाता है, यानी लोकल गवर्नमेंट आ जाता है। ये सारी बॉडीज कहाँ आती हैं, तो आपके राज्य के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आपको अगला क्लास देखना होगा जिसमें हम लोग आपके फंडामेंटल राइट की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे, और जो हमारा आर्टिकल 12 है जिसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में बताया गया है वो पढ़ेंगे, आर्टिकल 13 पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि अनुच्छेद 15(1) में यह बोला गया है कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ केवल शब्द को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, केवल, अब क्या क्या बातें बोली गई है उसे थोड़ा सा देखना है। ठीक है, अनुच्छेद 15(1) में यह बोला गया है कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ केवल जाति, धर्म और आपके मूल वंश, लिंग यानी जेंडर एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद यानी भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, विभेद नहीं
करेगी। ठीक है, देखिए तो आपसे क्या बोला गया है, अनुच्छेद 15(1) में कि जो हमारी राज्य है, यानी राज्य का मतलब हमने आपको क्या बताया, हमारी संसद आएगी, विधानमंडल आएगी, लोकल गवर्नमेंट आएगी, और ऐसी कोई भी निजी संस्था जो कि हमारे सरकार के साथ में मिलकर काम करती है, जैसे LIC हो गया, वो सभी क्या होंगे, हमारे राज्य के अंतर्गत आएंगे। तो हमने क्या कहा 15(1) में कि 15(1) में यह बोला गया है कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ केवल को, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ऐसे मार्क कर लेना है, केवल जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर क्या करेगी, विभेद नहीं करेगी। यानी किसी का जन्म गांव में हुआ है, किसी का जन्म शहर में हुआ है, तो आप किसी व्यक्ति के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि आपका जन्म तो गांव में हुआ है, आप क्या है, गंवार है। ठीक है, ऐसे नहीं विभेद किया जा सकता है। फिर दूसरी क्या बात बोला गया है, जाति। जाति का मतलब क्या हो गया कि कोई मतलब कि इस जाति से आता है, कोई उस जाति से आता है। आपको पहले पता होगा कि हमारे पहले भारत में क्या होता था ना, ये जो कास्ट सिस्टम था बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, हमारे समाज में बहुत ज़्यादा फैल गया था। पहले लोग बहुत छोटे छोटे कास्ट से ना ऐसे दूर भागते थे। अगर छोटा कोई कास्ट किसी कुएं से पानी भर लेता था, तो जो बड़े कास्ट के लोग होते थे वह बोलते थे कि हम तो अब उस कुएं से पानी भी नहीं भरेंगे। और ये मान लो पेन है, अगर किसी छोटे कास्ट ने इसे छू लिया, तो जो बड़े कास्ट के लोग होते थे इसको छूने से क्या होते थे, एकदम मना कर देते थे कि ये जो पेन है अब तो ये अछूत हो गया। तो वही क्या है, जाति के बेस पर, धर्म के बेस पर, मूल वंश के आधार पर और लिंग यानी जेंडर के बेस पे हमने आपको समझा ही दिया है कि इनइक्वालिटी कैसे होती है। तो उन्हीं सब के आधार पर क्या बोला गया है कि जो हमारी राज्य है वह क्या करेगी, विभेद नहीं करेगी, यानी भेदभाव नहीं करेगा। तो आर्टिकल 15(1) आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 15(2) पे, यानी अनुच्छेद 15(2) में यह बोला गया है, देखो पहले में क्या बोला गया है कि हमारा जो राज्य है किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा इन 5 आधारों पर। लेकिन हमारे अनुच्छेद 15(2) में यह बोला गया है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ इन 5 आधारों पर पब्लिक प्लेसेस पर क्या करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(2) में यह बोला गया है कि एक व्यक्ति, पहले में क्या बोला गया है, राज्य को बोला गया है कि राज्य व्यक्ति के साथ नहीं करेगा। और 15(2) में क्या बोल दिया गया है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ इन 5 आधारों पर पब्लिक प्लेसेस पर विभेद नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि जो हमारा अनुच्छेद 15(2) है यह क्या बोलता है कि जो हमारा एक नागरिक है किसी दूसरे नागरिक के साथ पब्लिक प्लेसेस पर क्या करेगा, इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। पब्लिक प्लेसेस का मतलब क्या हो गया, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, जैसे आपका सिनेमा हॉल हो गया, पार्क हो गया यानी सिनेमा हॉल, आपका पार्क हो गया, दूसरा हमारा ग्रोसरी हो गया, यानी जो हमारा किराना का दुकान होता है ग्रोसरी हो गया, ETC हो गया। यहाँ पर आप किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि आप तो नीच जाति के हैं, आप तो गांव से आए हैं, ये सब नहीं लागू होगा। ठीक है, 15(2) में ये बोला गया है। तो जो पहला हमने आपको लिखवाया है, 1 मिनट, देखिए जो हमने आपको पहला आर्टिकल यानी बात लिखवाया है कि 15(1) में यह बोला गया है कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ
केवल इन आधारों पर क्या कर सकता है, विभेद नहीं कर सकता है। अब केवल शब्द का अभिप्राय क्या है कि राज्य कुछ आधारों पर क्या कर सकता है, भेदभाव कर सकता है। तो यहाँ पे लिखिएगा इसके कुछ अपवाद हैं और उन्हीं अपवादों को हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो यहाँ पे अगले स्लाइड पे लिखते हैं हम लोग अनुच्छेद 15 के अपवाद। अनुच्छेद 15 के अपवाद यानी इसके क्या क्या अपवाद है, कुछ एक्सेप्शन है, उन्हीं एक्सेप्शन को हमें क्या करना है, यहाँ पे पढ़ना है। तो देखिए आर्टिकल 15 आपके 3 में क्या बोला गया है, अनुच्छेद 15(3) में क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वह महिलाओं और बच्चों के लिए क्या करे, विशेष व्यवस्था करे। जैसे स्थानीय निकायों में जैसे स्थानीय निकायों में क्या करें, महिलाओं के लिए सीट आरक्षण करें और बच्चों के लिए क्या करें, फ्री एजुकेशन की बात करें। अब ये यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है, तो ये भेदभाव नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं को कुछ क्या देना है, रिजर्वेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे फिजिकल एक्टिविटी की हम लोग बात करें तो आप लोग वहाँ पे देखते होंगे कि पुरुषों की तुलना में जो महिलाएं होती हैं उनको थोड़ा सा कुछ छूट दिया जाता है, क्योंकि फिजिकली रूप से हमारी फीमेल्स क्या होती है, मेल के तुलना में क्या होती है, वीक होती है। तो यहाँ पे आप नहीं बोल सकते कि हमारे साथ तो क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो कुछ आधारों पर क्या किया जा सकता है, आपके विभेद किया जा सकता है उस लोग को आपके इतना पहुँचाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है कि राज्यों को इस बात की अनुमति होती है कि राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वह महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था करे। अब विशेष व्यवस्था करे में आपके एग्जाम्पल्स क्या आ जाएंगे, जैसे स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, निकायों में महिलाओं के लिए यानी फीमेल्स के लिए हमें क्या करना है, कुछ सीट्स को रिजर्व करना है। महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण है, महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। तथा बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो जो बच्चे हैं उनके लिए क्या सबसे ज़्यादा जरूरी है, एजुकेशन यानी शिक्षा, तथा बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, तथा बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, ठीक है, फ्री एजुकेशन। तो ये आपका पहला अपवाद हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरे अपवाद पे। दूसरा एक्सेप्शन क्या बताया गया है, जो आपका दूसरा एक्सेप्शन है वह कहता है कि राज्य को इस बात की अनुमति है कि वह शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों तथा जो हमारे अनुसूचित जाति है और जो जनजाति है उनके लिए क्या कर सके, कुछ विशेष व्यवस्था करे। जैसे विधानमंडल में सीटों का आरक्षण है, ऐसी बात है, ठीक है। तो देखिए 15(4) में, अनुच्छेद 15(4) में समझते हैं क्या बोला गया है। तो देखिए राज्य को इस बात की भी अनुमति है कि वह सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए
शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए तथा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए क्या कर सके, विशेष व्यवस्था कर सके, तथा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए विशेष व्यवस्था करे। एग्जाम्पल में क्या हम लोग लिख सकते हैं, जैसे विधानमंडल में सीटों का आरक्षण, जैसे आप लोग क्या लिख सकते हैं, विधानमंडल में सीटों का आरक्षण। एग्जाम्पल, विधानमंडल में सीटों का आरक्षण। ठीक है, ये बात आपका हो गया। अब आपके आर्टिकल 15(5) में क्या बोला गया है, थोड़ा सा उसे देख लेते हैं। आपके आर्टिकल 15 अगले स्लाइड पे देख लेते हैं। ठीक है, 15(5) में क्या बोला गया है, अनुच्छेद 15(5) में बोला गया है आपके सोशल बैकवर्ड, यानी जो हमारे सामाजिक रूप से पिछड़े लोग होते हैं, सोशल बैकवर्ड और हमारे एससी और एसटी के लिए क्या हो, एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए एडमिशन में क्या हो, एडमिशन में क्या हो, छूट हो। यानी अगर पैसा 50,000 लगता है तो इनके लिए पैसा क्या हो, थोड़ा सा कम हो, यानी 20,000 हो या 23,000 हो। ठीक हो, लेकिन इसमें एक बात बोला गया है कि ये जो व्यक्ति है यह क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के सिद्धांत को क्या करते होंगे, पालन करेंगे तभी। अब आपका क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है, इसे थोड़ा सा समझ लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक होता है आपका क्रीमी लेयर और हमारा दूसरा क्या होता है, नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर। आपके क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है कि हमारे समाज के कुछ ऐसे लोग या ऐसे परिवार जो कि क्या हैं, आपके पैसे से क्या है, संपन्न है, यानी किसी के पिता खुद डीएम है, एसडीएम है, या कोई आईआईटी में खुद पहले से ही है, तो वो लोग क्या हैं, आपके उनको एडमिशन में फ्री नहीं, मतलब छूट नहीं दिया जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीमी लेयर बोलते हैं। लेकिन आपका नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग जो कि क्या हैं, आपके बहुत ज़्यादा क्या है, पिछड़े हैं, और उनके लिए क्या है कि कुछ हमारे एजुकेशन में एडमिशन में छूट देना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन क्रीमी लेयर कहते हैं। जैसे आपके एम लक्ष्मीकांत बुक में कुछ पैरामीटर दिया गया है कि किन किन आधारों पर हम लोग उसे क्रीमी लेयर में रखेंगे और किन किन आधारों पर हम लोग नॉन क्रीमी लेयर में किसी भी व्यक्ति को या फैमिली को रख सकते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग वो लिस्ट देख लीजिएगा। ठीक है, यानी जो हमारे 15 आर्टिकल्स थे, आपका जो 15 आर्टिकल था, क्या था यहाँ पे, क्या था भाई, कहाँ गया, जो आपका 15 आर्टिकल था कहाँ गया, 15 आर्टिकल क्या था कि कुछ आधारों पर, कुछ विभेद के आधारों पर प्रतिषेध, कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध। यहाँ पर थोड़ा सा ये गलत हो गया है, मतलब गलत तो नहीं हुआ, लैंग्वेज थोड़ा सा क्या हो गया, उल्टा हो गया है, इसको सुधार लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर ऐसे लिखना है, कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध,
इसको ऐसे लिखो, ठीक है। कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध। तो ये जो हमारा 15 नंबर का आर्टिकल है ये क्या होता है, आपका कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग अपने 16 आर्टिकल पर, और आपके 16 आर्टिकल को बस आज कंप्लीट किया जाएगा। और जो आपका आगे का आर्टिकल है वह क्या होगा, कहाँ चला गया भाई, यानी जो आपके आगे का आर्टिकल है वह क्या होगा, अगले दिन कवर होगा। कहाँ चला गया, तो देखिए अनुच्छेद अब आपको लिखना है, अनुच्छेद लिखना है 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अवसर की समानता, यानी आपके आर्टिकल 16 में क्या बोला गया है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। यानी अवसर की समानता का मतलब क्या हो गया, अवसर की समानता का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे जॉब्स होते हैं, जॉब्स में क्या करेगी कि जो हमारी स्टेट होती है यानी जो हमारी राज्य होती है वह किसी भी व्यक्ति के साथ इन 5 आधारों पर क्या करेगी, भेद या विभेद नहीं करेगी। तो यहाँ पे लिखिएगा अनुच्छेद 16 में यह उपबंध किया गया है कि राज्य किसी अनुच्छेद 16 में उपबंध किया गया है कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ, यहाँ पे पहले ऐसे लिखिए, अनुच्छेद 16 में यह उपबंध किया गया है कि किसी भी पदों पर नियुक्ति या नियोजन से संबंधित विषयों में नियोजन से संबंधित विषयों में राज्य किसी व्यक्ति के साथ आपके धर्म, यहाँ पे लिख लीजिए, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगी, विभेद नहीं करेगी। ठीक है, यानी आपसे आर्टिकल 16 में क्या बोला गया है कि जो हमारी राज्य है, राज्य मतलब संसद, विधानमंडल, ये सारी, ठीक है, जो हमारी राज्य है वह किसी भी पदों पर नियुक्ति या नियोजन से संबंधित विषयों में राज्य किसी व्यक्ति के साथ
आपके धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर क्या करेगी, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगी। अब जो आपके आर्टिकल 16 हैं, आर्टिकल 16 के भी क्या है, आपके कुछ अपवाद हैं। अब इसके क्या अपवाद हैं उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 16 के अपवाद। अनुच्छेद 16 के क्या है, आपके कुछ अपवाद है, उनको क्या करना है, हमें देखना है। तो देखिए आपके आर्टिकल 16(2) में क्या बोला गया है, 16(2) में क्या बोला गया है, आर्टिकल, यानी यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो हमारी राज्य है वह किसी व्यक्ति के साथ क्या कर सकती है, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकती है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, उन अपवादों को देखना है कि जो हमारी संसद है वह किसी विशेष रोजगार के लिए क्या कर सकती है, निवास की शर्तें आरोपित कर सकती है। लेकिन इसमें क्या बोला गया है कि मूल वंश के आधार पर भेद या जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं करेंगे। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, क्या है कि संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्तें आरोपित कर सकती है, आरोपित कर सकती है, ठीक है। आपके आर्टिकल 16(2) में ये बोला गया है कि जो हमारी संसद है वह किसी विशेष रोजगार के लिए क्या कर सकती है, निवास की शर्तें आरोपित कर सकती है। यानी जैसे हमारा आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश में कोई अगर जॉब आता है तो जो हमारी आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वह ऐसा प्रबंध कर सकती है कि पहले आंध्र के लोगों को ही क्या किया जाए, इस जॉब में लिया जाए, ठीक है। तो वही संसद क्या कर सकती है, निवास की शर्तें आरोपित कर सकती है। अब आपका आर्टिकल 16 आपका अनुच्छेद 16(3) क्या कहता है कि जो हमारी राज्य है वह आरक्षण के विषयों में क्या कर सकती है, आपके यहाँ पे पहले इसका लैंग्वेज लिखते हैं फिर समझते हैं, ठीक है। राज्य नियुक्तियों के विषय में आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है, ठीक है, कर सकती है। यानी क्या बोला गया है आपके अनुच्छेद 16(3) में कि जो हमारी राज्य है वह क्या कर सकती है, नियुक्तियों के विषय में आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। यानी राज्य को ऐसा लगता है कि किसी विशेष वर्ग के लोगों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह क्या कर सकती है, नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। यानी जब राज्य को ऐसा लगे, यहाँ पे लिख लीजिए, जब राज्य को ऐसा लगे कि किसी वर्ग का समान प्रतिनिधित्व नहीं है, किसी वर्ग का समान प्रतिनिधित्व देखिए हमने क्या कहा कि 16(3) में क्या बोला गया है कि राज्य नियुक्तियों के विषय में आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है जब राज्य को ऐसा लगे कि किसी वर्ग का समान प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक है। 16(3) आपका ये बोलता है। अब बस आपका 16(4) में क्या बोला गया है उसे थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए आपके अनुच्छेद 16
16(4) में क्या बोला गया है कि आपके धार्मिक संस्थाओं में जो आपकी नियुक्ति होती है वह विशेष धर्म के लोगों और संप्रदायों तक ही क्या होगी, सीमित होगी। यानी आपका जैसे गुरुद्वारा हो गया तो उसमें क्या होगी, जो लोग होंगे उसकी देख रेख करने के लिए तो उस विशेष धर्म के ही क्या होंगे, लोग हो सकते हैं। इसमें यह नहीं बोला जाएगा कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए धार्मिक संस्थाओं में धार्मिक संस्थाओं में पदाधिकारियों की नियुक्ति उस विशेष धर्म और संप्रदाय के लोगों तक सीमित रहेगा, के लोगों तक सीमित रहेगा। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 16 हो गया, यानी लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, वो सारी बातें हमने क्या कर दिया, आपको बता दिया। यानी लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी जो हमारी राज्य में जो जॉब्स होता है उसमें क्या करेगी, राज्य आपके इन 5 आधारों पर क्या करेगी, किसी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं कर सकती। लेकिन इसके हमने कुछ अपवाद को भी बताया है। तो ये जो आपका आज का सेशन है, ये जो फंडामेंटल राइट है, समानता का अधिकार 14, 15, 16 कंप्लीट हो गया, और जो आपका 17 है और जो आपका 18 है उससे अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे, और उसी के साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।